अगर हार्ट में ब्लॉकेज बन रहा है तो हमें कुछ ऐसे लक्षण दिखाई देते हैं जो हमें समझने चाहिए, और क्या ये लक्षण औरतों में और मर्दों में अलग अलग होते हैं या सेम होते हैं? या घर का कुछ और या ऑफिस में कुछ हैवी वर्क करने लगे तब हमें चेस्ट में डिस्कम्फर्ट होने लगता है। और फिर आपने बंद किया, 2-4 मिनट रेस्ट किया, वो ठीक हो गया। इसको बोलते हैं क्रोनिक कंडीशन है, स्लो कंडीशन है, इसको बोलते हैं एंजाइना, चेस्ट डिस्कम्फर्ट, पेन, वॉट एवर यू से। ये तब आता है जब कि 70 या अबव % की किसी आर्टरी में ब्लॉकेज हो। 70-80%? हाँ, उससे पहले ये लक्षण नहीं आता। आजकल मेडिकल हेल्थ चेकअप कराया जाता है साल 2 साल में, तो उस टेस्ट में पता लगा सकते हैं कि कहीं ब्लॉकेज तो नहीं बन रहा है हार्ट में? सपोज आज आपने ब्लॉकेज देखने के लिए टेस्ट करा लिया है, जो मोस्ट कॉमन टेस्ट है वो है सीटी कॉर्नरी एंजियोग्राफी। कि सीटी स्कैन जैसे हम करते हैं तो हार्ट का सीटी स्कैन करते हैं और उसमें हम हार्ट की आर्टरीज में ब्लॉकेज को डिटेक्ट कर सकते हैं, बट उसका कोई मीनिंग नहीं है। सपोज अगर किसी को उसमें ब्लॉकेज नहीं है, इसकी कोई गारंटी नहीं है कि अगले साल या 2 साल में नहीं होगी। ब्लॉकेज फिर कितने % हो जाते हैं तब ये तीनों चीज़ें रेकमेंड की जाती हैं? किस हिसाब से देख करके पेशेंट को एडवाइस किया जाता है कि आप बाईपास करा लो, एंजियोप्लास्टी करा लो या कोई और सर्जरी करा लो? कई बार ब्लॉकेज मान लो किसी टेस्ट में किसी वजह से टेस्ट हुआ और 70 से 80% के बीच में भी आ गई और सिम्टम्स नहीं है, तब भी मेडिकल ट्रीटमेंट पे ही रिकमेंड करते हैं कि मेडिकल ट्रीटमेंट को आप कंटिन्यू करिए। बट अगर किसी को सिम्टम्स हैं और किसी भी आर्टरी में ब्लॉकेज 70% से कम है, फिर हम डिसाइड करते हैं कि इनको एंजियोप्लास्टी करके और स्टेंट लगा दिया जाए या इनको चेस्ट ओपन करके और बाईपास ऑपरेशन की जरूरत पड़ेगी। खुद से एज अ पेशेंट या पेशेंट की फैमिली मेंबर के तौर पर हमें किन चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए, किन चीज़ों के बारे में जानकारी होनी चाहिए? बाईपास सर्जरी ना कराने की सूरत में कितना रिस्क है वो भी तो हमें पता होना चाहिए ना, तब सो दैट वी कैन सी कि कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस क्या है। तो अगर बाईपास सर्जरी रिकमेंड की है और अगर बाईपास सर्जरी नहीं कराई जाए तो जो लाइफ को रिस्क है वो 40 to 50% है। बाईपास सर्जरी किसी भी पेशेंट पर हो रही है तो उस टाइम हार्ट की फंक्शनिंग क्या रुक जाती है, कम हो जाती है? हम क्या करते हैं, हमारे पास एक सिस्टम है जिसको हम कहते हैं हार्ट लंग बाईपास, अच्छा, कार्डियोपल्मोनरी बाईपास। ठीक है। तो ये एक मशीन है, तो हम बॉडी से 1-1 इंच की ट्यूबिंग के साथ बॉडी के हार्ट के चैम्बर्स को उस मशीन से कनेक्ट कर देते हैं। तो जो राइट साइड का हार्ट है जिसके अंदर नॉन ऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है पूरा बॉडी से जो वापस आके, उसको हम कैनुला और पाइप के थ्रू उस मशीन में लेके जाते हैं। उसमें एक आर्टिफिशियल पंप होता है जो कि हार्ट की तरह काम करता है और एक आर्टिफिशियल ऑक्सीजनेटर होता है जो लंग की तरह काम करता है। किसी का दिल आप खोल करके उस पर सर्जरी परफॉर्म कर रहे हैं, तो बीइंग अ सर्जन आप लोगों के लिए, आपकी टीम के लिए ये टाइम कितना ज़्यादा चैलेंजिंग होता है? हार्ट सर्जरी का जो हार्ट सर्जरी का ऑपरेशन थिएटर है वो बहुत ही ज़्यादा, आप ये कहिए कि ये वार स्टाइल में काम करता है। एक तो है कि नॉर्मल रूटीन में आपकी पुलिसिंग हो रही है और एक होती है कि आपकी मिलिट्री एम्प्लॉयड है और बहुत सारा कोऑर्डिनेशन हो रहा है और उसी तरह की एनर्जी है ऑपरेशन थिएटर में। अगर किसी भी इंसान को इस तरह की दिक्कत है, हार्ट में उनके ब्लॉकेज बन गया है या हार्ट से जुड़ी कोई और बीमारी है, उन्हें बाईपास सर्जरी रिकमेंड की गई है, तो उनकी लाइफ में और कितने दिन ऐड होते हैं और उनकी लाइफ की जो क्वालिटी है वो कितनी बेहतर होती है पहले के मुकाबले? तो बाईपास सर्जरी ऐसी है कि जो डेफिनेट लाइफ स्पैन इम्प्रूव करती है। हाँ, ठीक, वो तो सब पे डिपेंड करता है कि किसको 10 साल मिल रहे हैं, 15 साल मिल रहे हैं, 20-25, बट डेफिनेटली लाइफ स्पैन इम्प्रूव होता है। ठीक है। फिर क्वालिटी ऑफ लाइफ तो डेफिनेटली है ही मेन पर्पज ऑपरेशन कराने का। यही है, हाँ। आपको पता है इंडिया में एक डेटा के अनुसार 10% जो पॉपुलेशन है उन सभी को आगे चलकर दिल की बीमारियां होने का खतरा जो है वो काफ़ी ज़्यादा है। उन 10% में भी जो 10% लोग हैं उनमें काफ़ी ज़्यादा चांसेस है कि हो सकता है आगे चलकर उनमें सर्जरी तक की नौबत आ सकती है। आपने आए दिन बहुत सारे ऐसे केसेस सुने होंगे जिसमें लोगों का हार्ट फेल हो जा रहा है, उन्हें हार्ट अटैक आ जा रहा है या फिर कार्डियक अरेस्ट आ जा रहा है। और ये सारे जो भी लक्षण होते हैं हम लंबे समय तक इग्नोर कर रहे होते हैं और इस पर ध्यान नहीं देते, और जब हम सीरियस होते हैं वो तब जा कर के होते हैं जब या तो सीधे हार्ट फेल हो जाता है या हार्ट अटैक आ जाता है। तो ऐसे में आगे चलकर
आपको किसी भी हार्ट सर्जरी की नौबत ना करवानी पड़े, इसके लिए हम अभी से ही अपने लाइफ़स्टाइल में क्या बदलाव कर सकते हैं? हार्ट सर्जरी की नौबत आ क्यों जाती है? कौन से लोग हैं जिन्हें हार्ट सर्जरी रिकमेंड की जाती है? उसके पहले और बाद में हमें किन चीज़ों का ध्यान रखना होता है? इन सभी टॉपिक पर विस्तार से बात करने के लिए हमने इस सेशन को ऑर्गेनाइज़ किया है, जिसमें हमारे साथ एक बहुत ही स्पेशल गेस्ट मौजूद हैं। हमारे साथ हैं डॉक्टर मुकेश गोयल, जो कि हार्ट और लंग ट्रांसप्लांट सर्जन हैं, कार्डियोथोरेसिक सर्जन भी हैं अपोलो हॉस्पिटल में। तो डॉक्टर, सबसे पहले तो इस सेशन में आपका बहुत-बहुत स्वागत है। धन्यवाद मेघा एंड गुड मॉर्निंग एवरीवन। गुड मॉर्निंग डॉक्टर, एंड थैंक यू सो मच इस सेशन में आप हमारे साथ जुड़े। हम लोग अभी पॉडकास्ट शुरू होने से पहले बात भी कर रहे थे कि आपने हाल ही में 2 ऐसे केसेस जो हैं उनका ट्रीटमेंट किया है, जिसमें दोनों जो थी वो लेडीज़ आई हुई थी। और एक तो लेडीज़ ऐसी थी जिनको ऑलरेडी 3-4 स्टंट लगे हुए थे, उसके बाद इमरजेंसी में आई हार्ट अटैक और हार्ट फेलियर दोनों के साथ, और नौबत ऐसी थी कि शायद वो अब बचेंगी भी नहीं। उस केस के बारे में हमें थोड़ा-सा बताइए कि केस वो कितना ज़्यादा सीरियस था, उनकी हिस्ट्री क्या रही थी, और उसके बाद आप लोगों ने उनने तुरंत सर्जरी किस हिसाब से रिकमेंड की और क्या पूरा प्रोसीजर रहा? सो मेघा, जो हार्ट की ब्लॉकेज है, हार्ट के ऊपर जो हमारे हार्ट की मसल्स की सप्लाई है, हुँ, वो जनरली देर आर 3 वेसल्स जो हार्ट की मसल्स को सप्लाई करती हैं। ठीक है। एक राइट में होती है जिसको हम राइट कॉर्नरी आर्टरी बोलते हुँ, हैं। हुँ। एक हार्ट के फ्रंट सरफेस पे चलती है जिसको कि जो कि बहुत ही मेन है। ओके, और जो 60% ऑफ द हार्ट का जो मसल है वो यही आर्टरी सप्लाई करती है, और इसको एलएडी बोलते हैं। ओके। एंड फिर एक आर्टरी इसी की बड़ी ब्रांच लेफ्ट मेन से वो लेफ्ट साइड हार्ट के पोस्टीरियर सरफेस पे पीछे की तरफ जाती है, जिसको कि सर्कमफ्लेक्स आर्टरी बोलते हैं। ठीक है। तो जनरली अगर ब्लॉकेज बिल्कुल ओरिजिन पे नहीं है और थोड़ा-सा आगे चल कर है और 1 या 2 आर्टरी तक ही सीमित है, तो जनरली एंजियोप्लास्टी से काम चल सकता है। ओके। बट अगर तीनों आर्टरीज़ इन्वॉल्वड है या अगर 1 या 2 आर्टरी बिल्कुल ओरिजिन पे इन्वॉल्वड है, स्पेशली लेफ्ट साइड की, हुँ, हुँ। तो बाईपास की रिकमेंडेशन हम करते हैं। ठीक है। तो जो जिस लेडी का भी हमने ज़िक्र किया, क्योंकि इनकी एज 48 है हुँ, हुँ। और इनको पिछले 3-4 साल से ये हार्ट की ब्लॉकेज की तकलीफ़ चल रही थी। ओके। तो हमारा जो पर्पस होता है ट्रीटमेंट का, ये होता है कि अगर स्टेंट अगर पहले काम उसको रिलीफ दे सकते हैं पेशेंट को, तो हम पहले स्टेंट की कोशिश करते हैं, क्योंकि इतनी यंग एज में बाईपास होने के बाद फिर आगे अगर 10, 15, 20 साल के बाद दोबारा कुछ करने की ज़रूरत पड़े, हुँ, हुँ। तो दोबारा चेस्ट ओपन करने में थोड़ी परेशानी होती है। बिल्कुल। हाँ, सो ये इनको पिछले 3 साल में 2 बार स्टेंट लग चुके थे, बैलूनिंग हो चुकी थी, और सडनली वो दोनों ही स्टेंट्स में बिल्कुल ओरिजिन पे थे और वो ब्लॉकेज इतनी टाइट थी, 99% टाइट। ओह माय गॉड! And she has having a continuous chest pain and she was going into heart failure, lungs में congestion हो रही थी, she was not able to breathe। तो इनको हमें इमरजेंसी टैकल करना पड़ा, और एक बार तो हमें लगा कि हम इनको है ना वी विल बचा नहीं लूज हर, पाएँगे। यस, बट शी इज़ ए फाइटर, हुँ, सो शी हेल्ड ऑन। हमको वेंटिलेट किया गया, और फिर एक इंट्रायोटिक बलून है जो कि हार्ट को थोड़ा सपोर्ट करता है, सर्कुलेशन को थोड़ा सपोर्ट हुँ, करता हुँ। है, और फिर 12-14 घंटे की स्टेबिलिटी के बाद हुँ। उनकी इमरजेंसी ऑपरेशन किया गया। ओके। तो ये जो औरत थी, इनकी एज 48 इयर्स थी, और आपने कहा कि पिछले 3-4 सालों में उनके हार्ट में ब्लॉकेजेस थे, ऑलरेडी बन रहे थे, उनको पहले भी स्टेंट लग चुके थे। तो ऐसा है कि अगर हार्ट में ब्लॉकेज बन रहा है, तो हमें कुछ ऐसे लक्षण दिखाई देते हैं, जो हमें समझने चाहिए? और क्या ये लक्षण औरतों में और मर्दों में अलग-अलग होते हैं या सेम होते हैं? तो सबसे पहले तो हमें ये देखना है कि हमें लक्षण कब फील होते हैं। हुँ, जो हमें जिसको हम बोलते हैं एंजाइना, ठीक है। कि जब हम कोई काम करते हुँ, हुँ। हैं, सीढ़ियाँ चढ़ रहे हैं, फास्ट वॉकिंग कर रहे हैं, या कुछ एक्सरसाइज करने लगे, या घर का कुछ और या ऑफिस में कुछ हैवी वर्क करने करने लगे, लगे। तब हमें चेस्ट में डिस्कम्फर्ट होने लगता है। हुँ, और फिर आपने बंद किया, 2-4 मिनट रेस्ट किया, वो ठीक हो गया। ठीक हो गया। इसको बोलते हैं, ये क्रोनिक कंडीशन है, स्लो कंडीशन है, इसको बोलते हैं एंजाइना, ओके। चेस्ट डिस्कम्फर्ट, पेन और व्हाटएवर यू से। ये तब आता है जब कि 70 या अबव परसेंट की किसी आर्टरी में ब्लॉकेज हो। 70-80%। हाँ, उससे पहले ये लक्षण नहीं आता। मतलब अगर हमारा ब्लॉकेज जो है वो 50, 60, 70 तक पहुँच गया, हमें कोई लक्षण नहीं दिखाई हाँ, देंगे। नहीं होगा। इवन जब हम ये जो हम हार्ट डिजीज़ को डिटेक्ट करने के लिए जो स्ट्रेस टेस्ट करते हैं, ट्रेडमिल टेस्ट करते हुँ, हैं हुँ। या स्ट्रेस इको करते हैं, ये उसमें भी नहीं पॉजिटिव आएगा, ये अच्छा। उसमें भी नेगेटिव ही रहेगा। क्योंकि जो हमारी आर्टरीज़ हैं उनमें इतना रिज़र्व होता है, नेचुरल रिज़र्व होता है
कि वो उसकी ब्लड सप्लाई को वो कंप्लीट कर लेते हैं, ओके, टैकल कर लेते हैं। फिर दूसरा है कि हार्ट अटैक। ठीक है। हार्ट अटैक तब होता है कि क्योंकि जब ब्लॉकेज है तो केवल ब्लड सप्लाई की कमी है, अभी ब्लड सप्लाई स्टॉप नहीं हुई है उस एरिया में। हार्ट अटैक हम उस कंडीशन में कहते हैं जब हार्ट के एक पर्टिकुलर एरिया में जो ब्लड वेसल सप्लाई कर रही है वो टोटली शट ऑफ हो जाए। और वो जनरली तब होता है कि जब वहाँ पे जैसे कोई प्री एग्जिस्टिंग ब्लॉकेज थी, वो 30% भी हो सकती है, 40 भी हो सकती है और 70-80 भी हो सकती है, बट उसके ऊपर सडनली एक ब्लड क्लॉट आकर और वहाँ पे डिपॉजिट हो जाए। अच्छा। जो कि सडन ब्लड क्लॉट विल स्टॉप द ब्लड सप्लाई कंप्लीटली। सो जिस एरिया हार्ट के मसल को वो ब्लड सप्लाई जा रही थी, आफ्टर 20 मिनट्स दैट एरिया मसल्स विल स्टार्ट डाइंग, ओके, उनकी डेथ होनी शुरू हो जाती है। तो जो सिम्टम्स होते हैं चेस्ट डिस्कम्फर्ट का, एंजाइना में क्या होता है कि अगर आपने काम करना बंद कर दिया तो रिलीफ आ जाता है 2 मिनट, 4 मिनट, 5 मिनट में। बट हार्ट अटैक में क्योंकि वो ब्लड सप्लाई टोटली शट ऑफ है, जो हार्ट की मसल्स हैं वो उनकी डेथ होनी शुरू हो जाती है, डैमेज होनी शुरू हो जाती है। तो अगर आपने वो काम करना बंद भी किया है तो वो सिम्टम्स स्टॉप नहीं होते, रिलीव नहीं होते, वो कंटिन्यूस रहते हैं। तो अगर 20 मिनट में भी सिम्टम्स अगर रिलीव नहीं हो रहे हैं रेस्ट करने पे, इसका मतलब वो हार्ट अटैक है, वो एंजाइना नहीं है, एंड विच इज़ ए वेरी सीरियस कंडीशन, जिसका कि विद इन 1 आवर के अंदर अगर ट्रीटमेंट ले लें तो 90% से अबव चांस है कि पूरी हार्ट मसल्स को बचाया जा सकता है और डैमेज को रोका जा सकता है। ओके, ठीक है। मतलब जो सिम्टम्स हैं वो आपको 70-80% ब्लॉकेज तक होने पर ही दिखाई देंगे, यस, उसके पहले नहीं दिखाई उसके देंगे। पहले नहीं। तो कोई टेस्ट है जो करवा के पता लगाया जा सकता है? अगर जैसे आजकल मेडिकल हेल्थ चेकअप कराया जाता है साल 2 साल में, तो उस टेस्ट में पता लगा सकते हैं कि कहीं ब्लॉकेज तो नहीं बन रहा है हार्ट में? तो जो ये हम टेस्ट कराते हैं, मेनली हम टेस्ट कराते हैं डिटेक्ट करने के लिए जो हार्ट ब्लॉकेज के रिस्क फैक्टर्स हैं, ठीक है, ताकि रिस्क फैक्टर्स को कंट्रोल किया जा क्या सके। जा सके, करेक्ट। क्योंकि सपोज आज आपने ब्लॉकेज देखने के लिए टेस्ट करा लिया है, जो मोस्ट कॉमन टेस्ट है वो है सीटी कॉर्नरी एंजियोग्राफी, ठीक है। कि सीटी स्कैन जैसे हम करते हैं तो हार्ट का सीटी स्कैन करते हैं और उसमें हम हार्ट की आर्टरीज में ब्लॉकेज को डिटेक्ट कर सकते हैं। ओके। बट उसका कोई मीनिंग नहीं है। सपोज अगर किसी को उसमें ब्लॉकेज नहीं है, इसकी कोई गारंटी नहीं है कि अगले साल या 2 साल में नहीं होगी, बिल्कुल। या अगर किसी को 30-40% ब्लॉकेज है उसको भी ट्रीटमेंट की कोई ज़रूरत नहीं है। अच्छा। ठीक, तो और दोनों का जो, अगर दोनों के इस तरह की सिनेरियो में अगर दोनों को कॉमन रिस्क फैक्टर्स हैं तो वो दोनों को ही, जिसको ब्लॉकेज 0% है या जिसको 30-40% है, अगले 2, 3, 4, 5 साल में एक सिग्निफिकेंट डिजीज होने का जो रिस्क है वो दोनों का सेम है। अच्छा। तो इसलिए जो भी हम टेस्ट कराते हैं वो हम रिस्क फैक्टर्स को डिटेक्ट करने के लिए करते हैं और उनको कंट्रोल करते हैं। तो वो रिस्क फैक्टर्स क्या है? एक तो डायबिटीज है, ठीक है, एक हाइपरटेंशन है, हाई ब्लड प्रेशर, और तीसरा है हमारे बॉडी में ब्लड में लिपिड प्रोफाइल, कोलेस्ट्रॉल का कंपोजिशन, कि कोलेस्ट्रॉल का टोटल कोलेस्ट्रॉल का लेवल क्या है, गुड कोलेस्ट्रॉल का लेवल क्या है जिसको हम HDL बोलते हैं, और बैड कोलेस्ट्रॉल का लेवल क्या है जिसको हम LDL बोलते हैं। ओके, ठीक है। तो मतलब इन चीज़ों का जो है रिस्क फैक्टर्स अगर ध्यान में रखें हाँ। तो पता लगा सकते हैं कि आगे चलकर दिल से जुड़ी कोई बीमारी होने के चांसेस हैं या और नहीं। प्रिवेंट करने की भी ही जो की है वो ये रिस्क फैक्टर्स है। अगर हम इन रिस्क फैक्टर्स को अगर डिटेक्ट करते हैं और कंट्रोल करते हैं तो जो हम हार्ट डिजीज होने का, ब्लॉकेज का, सिग्निफिकेंट ब्लॉकेज होने का जो रिस्क है वो 30% तक कम कर सकते हैं। नाइस, ठीक है। अच्छा डॉक्टर, आप बता रहे थे ना कि जैसे विद इन आपको 1-2 हफ्ते में 2 औरतों का ही ट्रीटमेंट करना पड़ा था हार्ट सर्जरी के लिए। एक 48 ईयर्स की थी, एक अराउंड 60 ईयर्स की थी। तो ऐसा कुछ है क्या कि औरतों में दिल की बीमारियां ज़्यादा कॉमन होने लगी हैं आजकल? एक तो ये फैक्ट है कि लेडीज में और विमेन में ये डिजीज अभी ज़्यादा कॉमन हो भी रही है, डिटेक्ट भी हो रही है। ओके। एक तो जो कॉमन परसेप्शन है पब्लिक में भी और इवन मेडिकल कम्युनिटी में भी कि जो हार्ट डिजीज है, ब्लॉकेज है, ये मेन में होता है, वीमेन में नहीं होता। बिल्कुल। तो मेडिकल कम्युनिटी भी यही समझती है। तो इसलिए सेकंड एक बहुत बड़ा इसमें जो क्वेश्चन है वो है सिम्टम्स। करेक्ट। जो मेन में जो टिपिकल हम एंजाइना के सिम्टम्स की अभी हमने बात करी कि चेस्ट डिस्कम्फर्ट हुआ, पेन फील हुआ या शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ हुई,
विमेन में जो हार्ट डिजीज के जो सिम्टम्स होते हैं जनरली वो बड़े वेग होते हैं। जैसे वो कहेंगे कि फटीग हो रही है, तो हैं? नॉर्मल भी रहते हैं। वो नॉर्मल लगता है हाँ। सबको कि जी एज हो गई है इनकी 60-62, हाँ। और हमारे यहाँ पे जो विमेन है जनरली दे आर नॉट वेरी फिजिकली एक्टिव आल्सो। करेक्ट है। एक्सरसाइज वगैरह आप देखेंगे कि अगर मॉर्निंग वॉकर भी देखेंगे या जिम में भी देखेंगे आपको 60 के अबव के मेन तो मिल जाएंगे, लेकिन विमेन बड़ी नहीं कम मिलेंगे। दिखती हैं। बिल्कुल। दूसरा क्या है कि स्लोली स्लोली एज के साथ थोड़ा वेट भी इंक्रीज होता है। फिर विमेन में डायबिटीज भी है, तो जो उनके सिम्टम्स हैं ऐसे लगता है उनको कि जैसे फटीग है या थोड़ा डिप्रेशन सा लगने लगता है, ओके। और या लगता है कि कुछ एसिडिटी हो रही है, हम्म। तो जिसको लगता है कि हाँ ये घर में खाने पीने से हो गई है, अच्छा। तो ये इग्नोर हो जाते हैं। ठीक है, तो ये ध्यान में नहीं रहता है। हाँ। तो इस वजह से आई थिंक औरतों में डिटेक्ट होना थोड़ा मुश्किल हो तो जाता है। जो ये एंजाइना के सिम्टम्स हैं वो तो एटिपिकल है, और उस टाइम हम डिटेक्ट नहीं करते, टेस्ट नहीं करते, और फिर सडनली वो हार्ट अटैक से या हार्ट फेलियर से सडनली इमरजेंसी में आते हैं। तो ओके। ये बड़ा कॉमन है वीमेन में। तो जब किसी इंसान को या किसी भी लेडीज या फीमेल को भी, जैसे आपने कहा कि सिम्टम्स जो है बड़े वेग होते हैं, अगर उन्हें अचानक से हार्ट अटैक या हार्ट फेलियर हो रहा है तो उसके भी तो कुछ लक्षण दिखाई देते होंगे कि अगर एकदम इस कंडीशन में आ गए हैं तो मतलब कि प्रॉब्लम सीरियस है, या तो हार्ट अटैक या हार्ट फेल ही हो गया। सो सिम्टम्स जब अल्टीमेटली जो एक्यूट सिम्टम्स हैं वो तो सेम होते हैं कि एकदम सांस फूलने लग रही है, पूरी चेस्ट में है ना टाइटनेस हो गई है, घबराहट हो रही है, स्वेटिंग हो रही है, ठीक है। हैं, या बहुत तेज तेज है ना अपर एब्डोमेन में, पेन पेट हो के रहा पूरे ऊपरी हिस्से में है ना काफ़ी डिस्कम्फर्ट हो रहा है। ठीक है। तो ये सिम्टम्स हैं, ये जो हार्ट अटैक है, हार्ट फेलियर है, ये बेसिकली कॉमन ही है। ओके, तो हाँ। मतलब इस तरह के लक्षण दिखाई दे तो ये इमरजेंसी एक अलर्ट हो सकता है Yes. किसी के लिए भी। ओके डॉक्टर, जैसे अगर हम सर्जरी पर ही आते हैं, बाईपास सर्जरी, हम्म। तो आई थिंक और भी अलग तरह की चीज़ें होती है, जैसे एक स्टेंट हो गया, एक एंजियोप्लास्टी हो गई, तो ब्लॉकेज फिर कितने परसेंटेज हो जाते हैं तब ये तीनों चीज़ें रेकमेंड की जाती हैं? किस हिसाब से देख करके पेशेंट को एडवाइस किया जाता है कि आप बाईपास करा लो, एंजियोप्लास्टी करा लो या कोई और सर्जरी करा लो? तो सबसे पहले तो जो अगर ब्लॉकेज 70% से किसी भी तीनों आर्टरीज में से किसी भी आर्टरी में 70% से कम है, उसको किसी स्टेंट या ऑपरेशन की जरूरत नहीं है। तो उसको अनट्रीटेड ही छोड़ दिया नहीं जाता है? नहीं, वो जो मेडिकल ट्रीटमेंट है जो दवाइयों का। रिकमेंड करते हैं, हम्म। बेसिकली सेम डायबिटीज़ है, कोलेस्ट्रॉल लेवल है, हम्म। ब्लड प्रेशर कंट्रोल है, और फिर अगर हार्ट के हिसाब से अगर कुछ और ऐसी मेडिसिन है, बीटा ब्लॉकर वगैरह, ठीक है। वो रिकमेंड किया जाता है। ओके। एंटी एंजाइनल ट्रीटमेंट है। ठीक है। अगर 70, कई बार ब्लॉकेज मान लो किसी टेस्ट में किसी वजह से टेस्ट हुआ और 70 से 80% के बीच में भी आ गई और सिम्टम्स नहीं है, तब भी मेडिकल ट्रीटमेंट पे ही रिकमेंड करते हैं अच्छा। कि मेडिकल ट्रीटमेंट को आप कंटिन्यू करिए। करिए। ठीक है। बट अगर किसी को सिम्टम्स हैं और किसी भी आर्टरी में ब्लॉकेज 70% से कम है, फिर हम डिसाइड करते हैं कि इनको एंजियोप्लास्टी करके और स्टेंट लगा दिया जाए, या इनको चेस्ट ओपन करके और बाईपास ऑपरेशन की जरूरत पड़ेगी। तो एक तो वो ये डिपेंड करता है कि तीनों में से कितनी आर्टरीज में ब्लॉकेज है। जनरली 1 आर्टरी में एंजियोप्लास्टी स्टेंट किया जाता है, और अगर तीनों आर्टरीज में ब्लॉकेज है तो बाईपास ऑपरेशन ही बेहतर रहता है। ठीक है। फिर अगर मान लो 2 आर्टरीज में ब्लॉकेज है, उनकी लोकेशन के हिसाब से कि वो बिल्कुल ओरिजिन पे है या थोड़ा ओरिजिन से हटकर है, और स्टेंट करने में कितना सेफ है, उसके हिसाब से जो कार्डियोलॉजिस्ट हैं और सर्जन हैं और पेशेंट से डिस्कस करके वो डिसाइड करते हैं कि इस टाइम क्या ठीक रह सकता है इस पर्टिकुलर पेशेंट के लिए, कि एंजियोप्लास्टी की जा सकती है या बाईपास करना चाहिए। ठीक है। ये कंबाइंड डिसीजन होता है। ओके, मतलब ओवरऑल आर्टरीज पर ही जो है वो सारी चीजें डिपेंड करती हैं कि आर्टरीज में कितना ब्लॉकेज है, लोकेशन क्या है, और कौन सी आर्टरी में ब्लॉकेज है, तीनों में है या एक में है। तो अगर जैसे किसी को आपने बाईपास सर्जरी रेकमेंड कर दी है तो फिर उस इंसान को तुरंत सर्जरी के लिए बोला जाता है, या उसके पहले कुछ टेस्ट कराए जाते हैं, या कुछ टाइम दिया जाता है कि आप दवाइयों का सहारा लेकर के देख लीजिए, ठीक नहीं होता है फिर हम आप में बाईपास सर्जरी करेंगे? सबसे पहले तो कि बाईपास सर्जरी की जब सलाह दी जा रही है, तो इसका मतलब कि मेडिकल ट्रीटमेंट नो मोर रिकमेंडेड एज ए स्टैंड अलोन थेरेपी। ठीक है। ओके। ठीक है, क्योंकि अभी हमने थोड़ी देर पहले ही ये बात करी है कि जिनको अगर ब्लॉकेज की जो इंटेंसिटी है वो कम है, सिवियरिटी, तो उसको ऑलरेडी हम मेडिकल ट्रीटमेंट ही रिकमेंड करते हैं। तो जब इसका मतलब अगर एक बार बाईपास सर्जरी रिकमेंड हुआ है तो इसका मतलब कि उस पेशेंट को बाईपास सर्जरी की जरूरत है। ठीक है।
अब डिपेंड करता है कि उसको इमरजेंसी में अर्जेंटली करा लेनी चाहिए कि नेक्स्ट फ्यू डेज में या विद इन अ वीक, या वो 2-3 हफ्ता रुक के या महीना रुक के भी करा सकता है। ये डिपेंड करता है कि एक तो ब्लॉकेज है, उनमें से कोई भी ब्लॉकेज बिल्कुल ओरिजिन पे नहीं है आर्टरी की। अच्छा। क्योंकि जो आर्टरी की ओरिजिन वाली ब्लॉकेज होती है वो मेन कॉज होती है जिसको बोलते हैं सडन हार्ट अटैक और सडन कार्डियक डेथ। ओके ओके। जैसे आपने हमारी बड़ी बड़ी पर्सनैलिटी के बारे में सुना है, 3-4 हफ्ते महीने में कोई ना कोई किसी सेलिब्रिटी की या अच्छे पर्सनैलिटी की सडन कार्डियक डेथ हो जाती है। वो एक्चुअली इसी वजह से होती है कि जो वो ब्लॉकेज रही होती है वो ओरिजिन पे होती है। ओके। और वहाँ सडनली जैसे उसके ऊपर ब्लड क्लॉट होकर टोटल शट ऑफ हुआ तो पूरी सप्लाई हार्ट की स्टॉप हो जाती है। तो वो इसीलिए इस जो ओरिजिन वाली ब्लॉकेज है इसको बल्कि हम मेडिकल टर्म में अपने यहाँ विडो मेकर भी बोलते हैं। अच्छा। हाँ। तो इसकी वजह से यस। फिर ये तो अगर इस तरह की कोई ब्लॉकेज है तो फिर हम सलाह देते हैं कि इसको जल्द से जल्द अगले 1-2 दिन में करा लेना चाहिए, क्योंकि यू नेवर नो कि वो कब सडन डेथ का कारण बन सकती है। ओके, ठीक है। तो मतलब सिवियरिटी पे डिपेंड करता है कि Yes. कितने ज़्यादा सीवियर आपका कंडीशन है। Yes. अगर बाईपास किसी में हो रहा है तो कई बार होता है कि लोग थोड़ा-सा हिचकते हैं, उन्हें लगता है कि एक सेकंड ओपिनियन ले लेते हैं, चलो हो सकता है कि इतनी भी प्रॉब्लम सीरियस नहीं हो, क्योंकि सर्जरी का नाम सुनते हैं अपने आप में ही लोग थोड़ा-सा घबरा जाते हैं कि अब सर्जरी होने वाली है। तो ये जो लोग सेकंड या थर्ड ओपिनियन के लिए जाते हैं, उन्हें कई बार खुद से ही मन में थोड़ा-सा एक कन्फ्यूजन रहता है कि शायद दूसरे डॉक्टर के पास चले जाएँ या दूसरे हॉस्पिटल में चले जाएँ। तो अगर किसी के मन में ख़्याल आ रहा है कि हम सेकंड या थर्ड ओपिनियन के लिए जा रहे हैं, तो कुछ कन्फ्यूजन होगा ऑब्वियस उनके मन में। तो खुद से एज़ अ पेशेंट या पेशेंट की फैमिली मेंबर के तौर पर हमें किन चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए, या किन चीज़ों के बारे में जानकारी होनी चाहिए, ताकि हम या तो सेकंड ओपिनियन के लिए जाएँ, अगर हमें लग रहा है कि ये डॉक्टर या ये हॉस्पिटल से हम सैटिस्फाइड नहीं हैं तो? देखिए जो बाईपास सर्जरी है, हार्ट का ऑपरेशन है और मेडिकल साइंस में जो भी मतलब आप ये कह सकते हैं कि एनी ऑपरेशन विद द हाईएस्ट डिग्री ऑफ रिस्क वो हार्ट ऑपरेशन ही है। करेक्ट। ठीक है। सो डेफिनेटली मेजर सर्जरी है। और लेकिन बिकॉज ऑफ द ओवरऑल एक्सपीरियंस एंड द न्यू टेक्नोलॉजी जो लाइफ रिस्क है विद द ऑपरेशन इट इज़ लेस देन 1%। लेकिन हमें ये ध्यान रखना चाहिए कि बाईपास सर्जरी ना कराने की सूरत में कितना रिस्क है वो भी तो हमें पता होना चाहिए ना, तब सो दैट वी कैन सी कि कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस क्या है। तो अगर बाईपास सर्जरी रिकमेंड किया है और अगर बाईपास सर्जरी नहीं कराई जाए तो जो लाइफ को रिस्क है वो 40-50% है। अच्छा। जबकि बाईपास सर्जरी का अपने आप में जो रिस्क है वो 1% और लेस है आज के टाइम में। ओके। तो आप ये देखिए कि जो पेशेंट है वो 40-50% रिस्क के साथ रहना चाहता है या 1% से भी कम रिस्क पे वो ऑपरेशन करा के और अपने को अच्छी लाइफ जी सकता है। रही बात सेकंड ओपिनियन की, इट इज़ ऑलवेज वेलकम। ठीक, क्योंकि हर एक को सेकंड ओपिनियन का हक भी है और लेना भी चाहिए। आपको अगर ये लगता है कि ये जो डॉक्टर है आप पुराने एक तो ताल्लुक नहीं है तो आपको ट्रस्ट कम है तो आप सेकंड ओपिनियन लीजिए। लेकिन मैं ये कहना चाहूँगा कि सेकंड ओपिनियन भी सिमिलर जो लेवल है हॉस्पिटल एक हाई अच्छे सेंटर से लेना चाहिए। ठीक है, कि अगर जैसे जो भी अच्छे सेंटर माने जाते हैं तो एक तो ट्रीटमेंट भी वहीं से लेना चाहिए, दूसरा अगर सेकंड ओपिनियन भी चाहिए तो उसी के इक्विवेलेंट लेना चाहिए। और अगर मतलब इससे क्या होगा कि आपको भी ट्रस्ट आएगा और डॉक्टर को भी ट्रस्ट होगा कि हाँ इन्होंने सेकंड ओपिनियन लिया है एंड दे आर फुली ट्रस्टवर्दी नाउ, दे ट्रस्ट मी, तो डॉक्टर विल बी एबल टू कैरी आउट द ऑपरेशन एंड द ट्रीटमेंट मच मोर कॉन्फिडेंटली। बिल्कुल, एग्जैक्टली। और आई थिंक दोनों एंड से ट्रस्ट होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि एक इंसान आपके ऊपर परफॉर्म करने वाला है सर्जरी और एक की खुद की होने वाली है सर्जरी। तो आई थिंक सेकंड ओपिनियन जैसे आपने कहा ऑलवेज वेलकम, ले लेना चाहिए, ताकि जितने भी मन में कन्फ्यूजन खत्म होकर के आप तसल्ली से जो भी अपना इलाज है वो करवा सकते हैं। अगर हम बाईपास सर्जरी की बात करते हैं तो डॉक्टर एक चीज़ बताइए, क्योंकि कई बार लोगों के मन में सबसे बड़ा सवाल यही होता है कि बाईपास सर्जरी किसी भी पेशेंट पर हो रही है तो उस टाइम हार्ट की फंक्शनिंग क्या रुक जाती है, कम हो जाती है? क्योंकि अगर हम दिल पर परफॉर्म कर रहे हैं तो दिल तो धड़कता है, तो उस टाइम क्या धड़कना बंद कर देता है दिल? सो जनरली जो भी हम हार्ट का ऑपरेशन करते हैं तो हार्ट में ऐसे कई तरह के ऑपरेशन होते हैं। हमारे हार्ट के अंदर वैल्व्स भी हैं और जैसे बाय बर्थ उनमें होल भी हो सकता है।
तो वाल्व लीकी हो सकते हैं, नैरो हो जाते हैं, जिनको रिप्लेस करना पड़ता है। ठीक है। या बच्चों में जो बाय बर्थ होल होता है हार्ट में, दिल में छेद। उनको उनको दिल के छेद को भी बंद करना पड़ता है। तो अब आप ये देखिए कि हार्ट के ऊपर जब ऑपरेशन करना है तो आप बीटिंग हार्ट के ऊपर तो नहीं कर सकते। और दूसरा, आप हार्ट को ओपन करेंगे चैम्बर तो सारा ब्लड तो बाहर आ जाएगा बाहर आ वहीं। जाएगा। तो हम क्या करते हैं, हमारे पास एक सिस्टम है जिसको हम कहते हैं हार्ट लंग बाईपास, अच्छा। कार्डियोपल्मोनरी बाईपास। ठीक है। तो ये एक मशीन है। तो हम बॉडी से एक एक इंच की ट्यूबिंग के साथ बॉडी के हार्ट के चैम्बर्स को उस मशीन से कनेक्ट कर देते हैं। तो जो राइट साइड का हार्ट है जिसके अंदर नॉन ऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है ठीक है। पूरा बॉडी से जो वापस आके, उसको हम कैनुला और पाइप के थ्रू उस मशीन में लेके जाते हैं। उसमें एक आर्टिफिशियल पंप होता है जो कि हार्ट की तरह काम करता है, और एक आर्टिफिशियल ऑक्सीजनेटर होता है जो लंग की तरह काम करता है। तो ये दो उसमें सिस्टम है, एक पंप और एक ऑक्सीजनेटर। तो वो ब्लड को ऑक्सीजनेट करता है और पंप करता है लेफ्ट हार्ट के लेफ्ट साइड में, अच्छा। एओर्टा में। ओके। तो अब हार्ट और लंग दोनों का काम मशीन ने टेक ओवर कर कर लिया लिया है। है। देन फिर हम हार्ट के अंदर पोटेशियम रिच ब्लड को इंजेक्ट करके हार्ट को स्टॉप कर देते हैं, मतलब दिल उस टाइम पे धड़कना बंद कर बंद देता कर देता है। और फिर हम जो भी ऑपरेशन है, वाल्व चेंज करना है, छेद को बंद करना है, या ये सारे ऑपरेशन कर सकते हैं। है। ओके। बाईपास सर्जरी के लिए भी ट्रेडिशनली ऐसे ही जरूरत पड़ती है। अब क्या है कि जो ये हार्ट की जो नसें हैं जिनके अंदर ब्लॉकेज होती हैं, ये हार्ट के सरफेस पे होती हैं। तो आज से 10-15 साल पहले तक जो ये बाईपास का भी ऑपरेशन होता था वो भी ऐसे ही हार्ट को स्टॉप करके ही करते थे। ठीक है। बट अभी कुछ रिसेंट टाइम में कुछ ऐसे इंस्ट्रूमेंट्स आ गए हैं, स्टेबलाइजर आ गए हैं, जिसमें हम हार्ट बीट करता रहता है, बट हार्ट को पोजीशन करके उस पर्टिकुलर एरिया को स्टेबलाइज करके हम ये बाईपास ऑपरेशन कर सकते हैं। बट ये टेक्निक समहाउ इंडिया में ही प्रेवलेंट है। वेस्टर्न कंट्रीज में वो जनरली इस टेक्निक को ज़्यादा बिलीव नहीं करते, क्योंकि इसमें एक तो टाइम थोड़ा ज़्यादा लगता है, स्किल ज़्यादा चाहिए। तो वो अभी भी हार्ट को स्टॉप करके बाईपास ऑपरेशन करते हैं। अच्छा। बट इंडिया में अब मैनी सेंटर्स हैं जो कि ये बीटिंग हार्ट बाईपास की टेक्निक है स्पेशल, जिसको ये एम्प्लॉय करते हैं। तो मतलब आज के समय में कुछ ऐसे एडवांस तकनीकें आ गई हैं हाँ। जिससे बेटर हो गया या आसान हो गया Yes. पहले से बाईपास Yes. सर्जरी करना। उस टाइम पर पेशेंट क्या एनेस्थीसिया पर रहता है या वो लाइव सब कुछ देख रहा होता है? नहीं, जो भी मेजर ऑपरेशन है, नॉट ओनली हार्ट, जो भी बॉडी के अंदर मेजर ऑपरेशन है उसमें हम टोटल अंडर एनेस्थीसिया ही ऑपरेशन किया जाता है। ठीक है। पेशेंट टोटली अनकॉन्शियस होता है और उस टाइम उसको वेंटिलेटर से सपोर्ट करते हैं रेस्पिरेशन, अच्छा। और बाकी मेडिसिन से बाकी सिस्टम को सपोर्ट करता है। ओके। तो कोई भी मेजर ऑपरेशन इंक्लूडिंग हार्ट पूरा टोटल एनेस्थीसिया के अंडर ही परफॉर्म किया जाता है। ओके। तो अगर हार्ट सर्जरी हो रही है, हार्ट बाईपास सर्जरी किसी भी पेशेंट पर, तो उस टाइम पर आप लोग के लिए कितना चैलेंजिंग हो जाता है? क्योंकि आप किसी के दिल के अंदर झांक करके देख रहे हैं या किसी का दिल आप खोल करके उस पर सर्जरी परफॉर्म कर रहे हैं। तो बीइंग अ सर्जन आप लोगों के लिए, आपकी टीम के लिए ये टाइम कितना ज़्यादा चैलेंजिंग होता है? तो अब आप ये देखिए कि जो बॉडी के जितने भी मेजर ऑर्गन है वो अंडर एनेस्थीसिया है और वेंटिलेटर से कनेक्टेड है। करेक्ट। बट हार्ट उसका अपना काम कर रहा है, लीवर वगैरह हर ऑर्गन अपना काम कर रहा है और ऑपरेशन हो रहा है। एक हार्ट ऐसा ऑपरेशन है जो हार्ट सर्जरी है जिसमें कि आपने हार्ट को स्टॉप किया हुआ है और जो बॉडी का सर्कुलेशन है वो मशीन पे चल रहा है। तो अब आप ये देखिए कि जितनी देर ब्लड उस मशीन से सर्कुलेट करेगा उस ब्लड में भी कुछ ना कुछ कंपोनेंट होगा, बिल्कुल। बॉडी के ऊपर भी कुछ ना कुछ स्ट्रेस आएगा उस मशीन की वजह से। तो जितना लंबा, और हार्ट को आप जितनी देर स्टॉप करेंगे उतना ही हार्ट को आप, एक नॉर्मल बीटिंग हार्ट है और एक स्टॉप्ड हार्ट है, तो कुछ ना कुछ तो डैमेज उसमें होना ही होगा ही। तो इसीलिए हमारी कोशिश रहती है कि बाकी जैसे कोई भी ऑपरेशन है, न्यूरो ऑपरेशन है, प्लास्टिक सर्जरी है, पेट के ऑपरेशन है, उनमें इसका मैटर नहीं करता कि 1 घंटे में हो गया, 2 घंटे में हो गया, 3 घंटे में हो गया, सक्सेसफुल है होना ना। मैटर हाँ, करता है। हार्ट के अंदर क्या है कि आपकी क्लॉक भी टिक कर रही है क्योंकि हार्ट उतनी देर स्टॉप है, आर्टिफिशियल मशीन चल रही है एंड यू वांट टू कंप्लीट इट क्विकली एंड सेफ। तो इसलिए जो हार्ट सर्जरी का, जो हार्ट सर्जरी का ऑपरेशन थिएटर है वो बहुत ही ज़्यादा, आप ये कहिए कि ये वार स्टाइल में काम करता है। एक तो है कि नॉर्मल रूटीन में आपकी पुलिसिंग हो रही है और एक होती है कि आपकी मिलिट्री एम्प्लॉयड है और बहुत सारा कोऑर्डिनेशन हो रहा है और उसी तरह की एनर्जी है ऑपरेशन थिएटर में। तो जो हार्ट सर्जरी का ऑपरेशन थिएटर होता है उसकी एनर्जी, उसका माहौल
और उसमें जो अर्जेंसी है टोटली डिफरेंट होती है बाकी ऑपरेशन से। थोड़ी टेंस भी होती होगी माहौल Yes, उस टाइम पर क्योंकि काफी यू ज्यादा। हैव टू कंप्लीट द ऑपरेशन करेक्ट है। एंड देन यू हैव टू वेट कि हार्ट है ना वो दोबारा स्टार्ट हो जाएगा। बिल्कुल। अगर हार्ट बाईपास सर्जरी हो रही है तो आपने कहा कि कई बार कुछ डैमेजेस भी होते हैं क्योंकि आपके दिल को थोड़ी देर के लिए बंद कर दिया गया है। तो क्या-क्या डैमेज हो सकते हैं अगर हार्ट बाईपास सर्जरी हो गई है किसी भी पेशेंट पर तो? तो जनरली जो भी थोड़ा बहुत चेंज होता है जब हुँ, हमने हार्ट को स्टॉप करके हार्ट का ऑपरेशन कर रहे हैं, वो जनरली डिटेक्टेबल नहीं होता। ठीक है। बहुत ही माइनर है, माइन्यूट होता होगा, बट जनरली वो हार्ट के ओवरऑल फंक्शन पे या लेटर लाइफ के लिए वो इतना कोई सिग्निफिकेंस नहीं है उसकी, ओके। है ना? इट लुक्स ऑलमोस्ट नॉर्मल। लेकिन क्या है कि अदरवाइज हार्ट ऑपरेशन के बाद जो भी कॉम्प्लिकेशन हो सकते हैं, वो कॉम्प्लिकेशन कुछ ऐसे हैं जो अदरवाइज भी बॉडी पे कोई भी सर्जरी होती है तो कॉम्प्लिकेशन हो सकता हुँ, है। हुँ। कि जैसे कि जो इंसिजन है जहाँ से आपने बॉडी की वो कैविटी को ओपन करके ऑपरेशन किया है, वहाँ पे वुंड इन्फेक्शन हो सकता है, जख्म में इन्फेक्शन हो हुँ, गया। हुँ। ठीक। अब क्योंकि हार्ट का ऑपरेशन है तो हम ये जो सेंट्रल बोन है, हमारी चेस्ट की बोन है, हुँ, स्टर्नम, इसको भी ओपन करते हैं, कट करते हैं। ओपन करते हैं, तो इसमें बोन इन्फेक्शन भी हो सकता है। हुँ, फिर क्या है कि हार्ट में कई बार थोड़े बहुत रिदम चेंजेस हो सकते हैं, वो जो टेम्परेरी होते हैं सारी चीज़ें, हुँ, जो कि मैनेजेबल हैं विद मेडिसिन ओनली। ठीक है। है, कई बार कुछ ब्लॉक हुआ या कुछ रिदम फास्ट या स्लो हो गया, ये अगर 3-4 दिन में सब इम्प्रूव हो जाते हैं। दिल की धड़कन तेज़ या कम हो हाँ, जाती हाँ। है वैसे, ओके। हाँ ना, बाकी ये है कि कुछ पेशेंट में क्या है, क्योंकि पेशेंट वेंटिलेटर पे था, हुँ, हार्ट सर्जरी के बाद भी कम कम से कम 4 से 12 घंटे वेंटिलेटर पे रहता है। हुँ। तो उसकी वजह से कई बार कोई लंग का कोई पार्ट कोलैप्स हो गया, कुछ हो गया, जिसको हम बाद में चेस्ट फिजियो से इम्प्रूव करते हैं, मेडिसिन से इम्प्रूव करते हैं। डॉक्टर आपने जैसे हमें इतनी सारी चीज़ें तो बता दी। एक और सवाल कई बार ऑडियंस के मन में रहता है कि जो हार्ट बाईपास सर्जरी की जाती है, तो वो क्या मिनिमल इन्वेसिव तरीके से की जाती है या ओपन हार्ट सर्जरी की जाती है? क्योंकि पहले लोगों को लगता था कि सर्जरी में बहुत बड़ा चीरा लगता है। अब क्या चीज़ें जो बदली हैं पहले के मुकाबले? जब हम हार्ट सर्जरी के बारे में बात करते हैं, हुँ, हुँ। तो मिनिमल इन्वेसिव का मतलब है कि हम एक ऑल्टरनेट इंसिजन है, साइट पे इंसिजन ले रहे हैं स्मॉल, ठीक है। क्योंकि जो अंदर हार्ट के ऊपर ऑपरेशन है वो सेम है, हुँ, हुँ, हुँ। वो मिनिमल इन्वेसिव नहीं है। चाहे बिल्कुल। आप तो जो ट्रेडिशनली हम कन्वेंशनल हार्ट ऑपरेशन करते हैं, हम वो चेस्ट को मिड लाइन से लॉन्ग इंसिजन से ओपन करते हुँ, हैं, हुँ। बोन को डिवाइड करते हैं जब चेस्ट को ओपन करते हैं। और जो मिनिमल इन्वेजिव सर्जरी है, उसमें जैसे अगर हार्ट का बाईपास करना है, तो हम एक लेफ्ट साइड में चेस्ट में निप्पल के नीचे एक छोटा-सा अराउंड 8 टू 10 सेंटीमीटर का इंसिजन हम लगाते हैं, इंसिजन मतलब कट? कट, और ओके। उसके बीच में से फिर हम रिब्स के बीच में से हार्ट को अप्रोच करते हैं। अच्छा, ओके। ऐसे ही अगर हार्ट के वाल्व की ऑपरेशन करनी है, तो हम यही सेम कट यहाँ राइट लगाते हैं। साइड में लगाते हैं और हार्ट के वाल्व को अप्रोच करते हैं। ठीक है। बट जो ये मिनिमल इन्वेजिव टेक्नीक है, हुँ, हुँ। ये जैसे बहुत ही लिमिटेड पेशेंट में एप्लीकेबल है। हुँ, हुँ। एक तो जैसे बाईपास में अगर सिंगल या 2 आर्टरी का बाईपास करना है और पेशेंट को अदरवाइज चेस्ट की हुआ है, लंग से कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो और हार्ट फंक्शन भी अच्छा है, हुँ, हुँ। तो उनमें ये टेक्निक की जा सकती है। ओके। ऐसे ही वाल्व में अगर सिंगल वाल्व रिप्लेसमेंट करना है हुँ, हुँ। और वाल्व के ऑपरेशन के साथ आपने हार्ट के ऊपर कोई और ऑपरेशन नहीं करना है हुँ। कंबाइंड, जैसे अगर मान लो किसी का वाल्व ऑपरेशन करना है और उसको हार्ट के ब्लॉकेज भी है, तो उसका बाईपास भी करना होगा और उसका वाल्व भी करना करना होगा, होगा, हाँ। तो फिर वो ऑपरेशन इस तरह मिनिमल इन्वेजिव टेक्निक से नहीं हो नहीं सकता। होता है, ठीक तो है। जो कॉम्प्लेक्स ऑपरेशन है, तो आज के दिन भी जो 80 टू 90% ऑपरेशन है, हुँ, हुँ। वो मिड लाइन कन्वेंशनल तरीके से ही पॉसिबल है। अच्छा, ओके, हाँ, मतलब ओपन हार्ट सर्जरी। हाँ, ओपन तो दोनों है, ओके, क्योंकि हार्ट के ऊपर जो प्रोसीजर है वो सेम है। सेम है। हाँ, ओके, इट इज कि ऑल्टरनेट की आपने कट मिड में लाइन में लगाया है एक या कट साइड साइड में में छोटा लगा। कट लगाया है। ओके, तो, तो ये जो कट्स लगते हैं बाईपास सर्जरी के टाइम पर, इसको हील होने में कितना टाइम लगता है? तो जो हम ये मिनिमल कट लगाते हैं हुँ, मिनिमल इन्वेजिव सर्जरी के लिए, ये तकरीबन 3 से 4 हफ्ते में हील हो हील हो जाते जाता हैं, है। और जो ये मिड लाइन कट है ये 6 से 8 हफ्ते में हील हो जाता है। दाग रहता है हमेशा के लिए या देखो, खत्म हो कोई भी जाता है? कट रहेगा थोड़ा बहुत तो वहाँ पे लाइन सा रहेगा, हुँ, लेकिन हमने ये देखा है कि कई लोगों की हीलिंग बड़ी अच्छी होती है, हाँ, स्किन की क्वालिटी है, तो उनमें वो दाग को है ना ढूँढना पड़ता है कि कहाँ है, कहाँ, हाँ, और कई लोगों में वो काफ़ी है ना थिक भी हो जाता है, तो वो काफ़ी विज़िबल हो अंश जाता तक है। विजिबल हो जाता है। ओके। बट हर एक की स्किन के ऊपर डिपेंड करता है हीलिंग पे कि वो किस तरह का दिखेगा। आज के समय में सॉरी पैच आज के समय पर अगर हार्ट बाईपास सर्जरी किसी की भी हो रही है तो उसके सक्सेस रेट कितने ज़्यादा बढ़े हैं पहले के कंपैरिजन में?
सो अगर हम देखें कि आज से 15 20 25 साल पहले अगर हम कहते थे कि जो सक्सेस रेट है बाईपास का, सबसे पहले तो सक्सेस यही है कि जो पर्सन है जिसके बाईपास ऑपरेशन हो रहा है वो ठीक ठाक घर को डिस्चार्ज हो जाए और उसके बाद उसके सिम्टम्स हैं कम से कम नेक्स्ट 10-15 साल तक उसको किसी और सेकंड ऑपरेशन की या किसी और प्रोसीजर की जरूरत ना पड़े। तो वो 95% के करीब था। ठीक है। लेकिन आज के दिन में हम ये कहें कि अगर ये इमरजेंसी ऑपरेशन नहीं है कि कोई क्रैशिंग हो रहा है हार्ट फेलियर में या अरेस्ट के बाद एकदम हो रहा है, इमरजेंसी करनी पड़ रही है, अगर ये इलेक्टिव कर रहे हैं कि आराम से आपने उनको पूरे टेस्ट कराए हैं, फिट किया है और फिर ऑपरेशन कर रहे हैं, तो प्रैक्टिकली 99.5% या ज़्यादा सक्सेसफुल है। अगर किसी भी इंसान को इस तरह की दिक्कत है, हार्ट में उनके ब्लॉकेज बन गया है या हार्ट से जुड़ी कोई और बीमारी है, उन्हें बाईपास सर्जरी रिकमेंड की गई है, तो उनकी लाइफ में और कितने दिन ऐड होते हैं और उनकी लाइफ की जो क्वालिटी है वो कितनी बेहतर होती है पहले के मुकाबले? देखो आज के दिन एक तो सबसे पहले हमें ये समझना चाहिए कि जो बाईपास सर्जरी है, क्योंकि बहुत सारी सर्जरी ऐसी हैं कि जो क्वालिटी ऑफ लाइफ इंप्रूव करती है लेकिन लाइफ स्पैन नहीं इंप्रूव करती। अच्छा। क्योंकि उनमें लाइफ का रिस्क नहीं होता। ठीक है। तो एक तो बाईपास सर्जरी ऐसी है कि जो डेफिनेट लाइफ स्पैन इंप्रूव करती है। ठीक, वो तो सब पे डिपेंड करता है कि किसको 10 साल मिल रहे हैं, 15 साल मिल रहे हैं, 20-25, बट डेफिनेटली लाइफ स्पैन इंप्रूव होता है। ठीक है। फिर क्वालिटी ऑफ लाइफ तो डेफिनेटली है ही, मेन पर्पज ऑपरेशन कराने का कि सिम्टम्स रिलीज हैं। अब आप रिस्ट्रिक्टेड नहीं है, नहीं तो पहले क्या था, कोई भी एक्टिविटी करने लगते थे तो आपको चेस्ट डिस्कम्फर्ट हो रहा था और मेंटली आप स्ट्रेस भी हो जाते थे कि मेरे को हार्ट की ब्लॉकेज है। तो वो जब आपके सिम्टम्स रिलीव हो गए हैं और आपका जो स्ट्रेस है वो हट गया है, तो डेफिनेटली अब आपकी क्वालिटी ऑफ लाइफ काफ़ी इम्प्रूव हो जाएगी। बिल्कुल। अच्छा, ये भी बताइए कि अगर किसी की हार्ट बाईपास सर्जरी हो गई है तो कैसे पता करें आफ्टर सर्जरी कि सर्जरी सक्सेसफुल है या अभी भी कुछ कॉम्प्लिकेशंस रह गए हैं? तो जनरली जब हम इन पेशेंट को फॉलो करते हैं तो हम इनको फॉलो ऐसे ही करते हैं कि उनके जो रिस्क फैक्टर्स हैं उन्हीं को हम कंट्रोल में रखते हैं और उनको कुछ सिम्टम्स हैं या नहीं है। तो जनरली अगर सिम्टम्स नहीं है और रिस्क फैक्टर कंट्रोल में है तो मेडिकल थेरेपी कंटिन्यू करते हैं और इसका मतलब ऑटोमेटिक है कि अभी उनको ऐसा जो उनकी बाईपास सर्जरी है वो नॉट ओनली सक्सेसफुल थी बट वो अभी भी वर्क कर रही है अच्छे से। ओके। और अगर कुछ कॉम्प्लिकेशंस दिखे सर्जरी के बाद तो कब अलर्ट होना चाहिए कि शायद अभी भी कुछ रह गया अगर हो? मान लो कुछ सिम्टम्स रीअपियर होते हैं तो उसमें फिर हमें दोबारा ऐसे स्ट्रेस इको करके या सीटी कॉर्नरी एंजियोग्राफी करके फिर देखना पड़ता है कि जिन आर्टरीज का बाईपास हुआ है उनमें कुछ वापस ब्लॉकेज आ रही है या बाईपास में जो हमने कंड्यूट यूज़ किया है ग्राफ उसमें कुछ प्रॉब्लम आ रही है या हो सकता है कि कोई नई ब्लॉकेज किसी और आर्टरी में डेवलप हो रही है। अच्छा। ओके। तो वो डिपेंडिंग ऑन द सिचुएशन कि मेडिकल थेरेपी से मैनेजेबल है या एंजियोप्लास्टी से या कभी री बाईपास भी करना पड़ सकता है। लेकिन आज के दिन में जो री बाईपास की जो इंसिडेंस है वो बहुत कम है, लेस देन 1% है। ओके। तो आई थिंक इस सेशन में हमने हार्ट बाईपास सर्जरी पर हर एक एस्पेक्ट को टच करते हुए बात किया है। हम बस चाहते हैं कि जाते जाते आप हमारी ऑडियंस को एक टिप, मंत्रा या एडवाइस जो भी कहें वो ज़रूर दें कि अगर उनकी बाईपास सर्जरी होने वाली है या हो चुकी है तो वो किन बातों का ख्याल रखें। साथ ही अगर कोई नॉर्मल इंसान भी चाहता है कि आगे चलकर उन्हें दिल से जुड़ी कोई बीमारी ना हो, सर्जरी की नौबत ना आए, तो अभी से ही अपने लाइफस्टाइल में क्या बदलाव लाने चाहिए? सो ये मेरा बहुत ही अच्छा सवाल है और जो हम कहेंगे कि टिप्स क्या हैं हार्ट को हेल्दी रखें और हार्ट डिजीज़ को प्रिवेंट कर सकें और अगर ऑपरेशन की ज़रूरत पड़ भी गई है तो बाद में दोबारा कुछ ज़रूरत ना पड़े तो उसको कैसे प्रिवेंट करें। तो सबसे पहले तो मैं कहना चाहूँगा कि स्मोकिंग है सबसे बड़ा जो विलेन है वो स्मोकिंग है। स्मोकिंग को इमीडिएटली स्टॉप कर देना चाहिए। ठीक है। दूसरा स्ट्रेस को अवॉइड करना चाहिए। अगर स्ट्रेस होता है तो बार बार कोशिश करनी चाहिए, प्रैक्टिस करनी चाहिए कि स्ट्रेस को कैसे मैनेज करें, है ना, ताकि स्ट्रेस ना हो। फिर है फिजिकल एक्सरसाइज कि रेगुलर दिन में 30 से 40 मिनट, हफ्ते में कम से कम 5 से 6 दिन कोई भी अच्छी फिजिकल एक्टिविटी हमें डेली करनी है। ब्रिस्क वॉकिंग कर सकते हैं, फास्ट वॉकिंग, स्विमिंग कर सकते हैं, साइकिलिंग कर सकते हैं, कोई भी ऐसी एक्सरसाइज जो आपको अच्छी लगती है जिसमें आप बोर नहीं हो सकते हो। कोई छोटा मोटा लाइट स्पोर्ट खेल सकते हैं। ठीक। फिर है हमारी डाइट। तो डाइट का जो मंत्र है बेसिकली जिसको हम कहते हैं मेडिटेरेनियन डाइट,
वो यही है कि जो फ्रेश फ्रूट्स और वेजिटेबल्स हैं वो दिन भर में ज़्यादा हो और जो ऑयल और सॉल्ट है वो कम से कम हो। कम से कम। ऐसा नहीं है कि कोई भी डाइट ऐसी है कि जिसको खाने से हार्ट डिजीज है ना बिल्कुल रुक जाएगी, नहीं या कोई भी ऐसी चीज़ है जो खाती अभी हार्ट डिजीज हो जाएगी, नहीं। है ना। कभी कभार हफ्ते 15 दिन में महीने में कोई एक आधा समोसा भटूरा खाना चाहिए, खा सकता है, ऐसी कोई बात नहीं है। और रेगुलर बेसिस पर ये नहीं है कि आप डेली खा रहे हैं लंच में डिनर में, ये अवॉइड करना चाहिए। और फिर जो सबसे बड़ी बात है कि रेगुलर हेल्थ चेक 20 की उम्र के बाद एक कम से कम पहला जो हमारा बॉडी चेक होना चाहिए वो 20 की एज पे हो जाना चाहिए। उसके बाद डिपेंडिंग कि उसमें कुछ ऐसे फैक्टर्स हैं जिनको ट्रीटमेंट की ज़रूरत है या नहीं है, तो शुरू में आप 2-3 साल में एक बार करा सकते हैं, लेकिन 30 की एज के बाद ये ट्राई करें कि हर साल कम से कम एक बार हो जाए। बिल्कुल। तो आई थिंक इस सेशन में हमने हर एक एस्पेक्ट पर बहुत ही डिटेल में बातचीत की है। आपने हमें बहुत ही अच्छी जानकारी दी है, बहुत वैल्यूएबल इन्फॉर्मेशन दी है। ऑडियंस को आई गेस ये सेशन बहुत ज़्यादा अच्छा लगने वाला है। थैंक यू सो मच डॉक्टर इस सेशन में हमारे साथ जुड़ने के लिए। आई होप यू एंजॉयड द सेशन। Yeah, Megha, I enjoyed it very much. Thank you so much. Thank you for having me here. बिल्कुल, Okay, it have a good was day. our pleasure sir. And thank you so much ऑडियंस, आपने इस वीडियो को यहाँ तक देखा, इसे शेयर ज़रूर करिएगा। मन में अगर आपके कोई और भी सवाल रह गए हों तो कमेंट सेक्शन के ज़रिए आप पूछ सकते हैं। हम पूरी कोशिश करेंगे उन सभी सवालों के जवाब देने की डॉक्टर के ज़रिए। ऐसी और भी वीडियोज़ के लिए हमारे चैनल NBG लाइफ को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।